तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में वृंदा के घर एक वकील आता है जो अंगद के बारे में पूछताछ करता है। जब वृंदा परिचय पूछती है तो वो अपना नाम एडवोकेट खन्ना बताता है। क्योंकि अंगद घर पर नहीं होता तो वकील कहता है कि अंगद ने कुछ कानूनी कागजात तैयार करने को दिए थे जो अब रेडी है। इसके बाद वकील वृंदा को फाइल थमाता है और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। वो बताता है कि उसने निशान लगा दिए हैं जहां अंगद को साइन करने हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि बाकी जगहों पर मिस्टर रणविजय के साइन चाहिए। ये सुनकर वृंदा को झटका लगता है। इसके बाद वकील कागज देकर वहां से निकल जाता है। फिर वृंदा उस फाइल को खोलकर पढ़ने ही वाली होती है कि तभी अंगद वहां आ जाता है और झपट कर उसके हाथ से पेपर्स छीन लेता है। वो गुस्से में पूछता है कि वृंदा ये क्या कर रही है। तो वृंदा सीधे सवाल करती है कि आखिर इन कागजों में क्या है और इसमें रणविजय का नाम क्यों है। तो अंगद बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सिर्फ बिजनेस से जुड़ी कुछ चीजें हैं। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वृंदा उसे रोक लेती है। वो अंगद को पूछती है कि वो आखिर क्या छिपा रहा है। तो वृंदा उसको चेतावनी देती है कि वो अच्छी तरह जानता है कि रणविजय कैसा घटिया इंसान है, फिर भी वो उसके साथ क्या खिचड़ी पका रहा है। फिर वृंदा के बार बार सवाल करने पर अंगद अपनी सफाई देता है। वो वृंदा को समझाता है कि वो रणविजय से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं जोड़ रहा, बल्कि जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से जुड़ा है। वो तर्क देता है कि वृंदा को भी अच्छी तरह पता है कि रणविजय वीरानी ग्रुप की कंपनी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उससे डील करना उसकी मजबूरी है। तो वृंदा को इधर अंगद का यह अजीब बर्ताव समझ नहीं आता और वो सवाल उठाती है कि उसे आखिर हुआ क्या है। तो इस पर अंगद चिढ़ जाता है और वृंदा को चेतावनी देता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए वो बहस करके चीजों को खराब ना करे। फिर अंगद साफ शब्दों में कहता हुआ नजर आता है कि वो ये बात पहले भी कह चुका है और अब आखिरी बार बोल रहा है। आगे वो इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं देगा। इतना कहकर अंगद गुस्से में वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें ऑफिस का बोर्ड रूम दिखाया जाता है जहां रणविजय ने सभी बोर्ड मेंबर्स को इकट्ठा किया होता है, जिससे ऋतिक और पूरा वीरानी परिवार हैरान होता है। इधर ऋतिक गुस्से में रणविजय से पूछता है कि उसने ये मीटिंग क्यों बुलाई है और माँ को क्यों बुलाया है, जबकि वो तो बोर्ड की मेंबर है भी नहीं। तो रणविजय तंज कसते हुए कहता है कि उसने वकील से खास विनती करके अपनी एक्स सासू माँ को यहाँ बुलाया है। इसके बाद रणविजय दावा करता है कि वो कंपनी को डूबने से बचाने के लिए ये मीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ऋतिक ये काम नहीं कर पा रहा। फिर रणविजय आरोप लगाता है कि फैक्ट्री को तुलसी वीरानी को इतनी कम कीमत पर देना एक गलत फैसला था, क्योंकि उसके पास ऐसे कई बीडर्स थे जो ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। वो ताना मारता है कि या तो रिश्तेदारी निभा लो या बिजनेस कर लो, क्योंकि दोनों साथ करने से कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। रणविजय साफ कर देता है कि या तो फैक्ट्री की डील रद्द हो या फिर तुलसी को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। तभी वहीं बैठा पार्थ रणविजय को आईना दिखाता है कि सबसे ज्यादा रिश्तेदारी का फायदा रणविजय ने ही उठाया है। ऋतिक भी उसको चेतावनी देता है कि वो उसका मुंह न खुलवाए, वरना उसके सारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। फिर दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, जिसको नोयना रोकती है। इसके बाद नोयना रणविजय को फटकार लगाती है कि मिहिर की गैर मौजूदगी में उसने ये सब तमाशा क्यों किया है। तो रणविजय अपनी बात पर अड़ा रहता है कि फैक्ट्री की डील घाटे का सौदा है और बोर्ड मेंबर्स को इसे ठीक करना चाहिए। तो इस पर ऋतिक उसे उसकी औकात याद दिलाता है। ऋतिक तंज कसते हुए कहता है कि रणविजय के पास कंपनी के बस गिनती के थोड़े से ही शेयर्स है, तो वो इतना उछल क्यों रहा है। तो रणविजय एक जीत भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि अब गिनती बढ़ चुकी है, इसलिए वो इतना उछल रहा है। इसके बाद ऋतिक को उसकी बात समझ नहीं आती, तो वो पूछ बैठता है कि इसका क्या मतलब है। तो जवाब में रणविजय एक फाइल निकालकर ऋतिक के सामने रखने का नाटक करता है और कहता है कि वो खुद देख ले। लेकिन फिर वो फाइल वहां से उठाकर सीधा तुलसी के पास ले जाता है रणविजय, और बड़े ही शातिराना अंदाज में फाइल उनके सामने रखते हुए कहता है, आप देखिए मैडम, देखिए और समझिए। इसके बाद बोर्ड रूम में तुलसी जब रणविजय की दी हुई फाइल को खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फाइल में पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात होते हैं, जिस पर अंगद ने अपने सारे शेयर्स रणविजय के नाम पर कर दिए होते हैं। इधर रणविजय ऋतिक की आंखों में आंखें डालकर बताने लगता है कि अंगद ने साइन कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि अब अंगद के शेयर्स का असली मालिक रणविजय है। तुलसी को इधर यकीन नहीं होता कि उसका अपना बेटा अंगद ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। इधर ऋतिक भी समझ जाता है कि कल हुए झगड़े का बदला लेने के लिए अंगद ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। फिर वो रणविजय पर आरोप लगाता है कि उसने अंगद का ब्रेन वॉश किया है और चाल चली है, लेकिन रणविजय साफ कहता है कि अंगद ने खुद अपनी मर्जी से साइन किए हैं। इसके बाद वहां फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे निराश होकर तुलसी चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ परी सड़क पर कैब का इंतजार कर रही होती है ताकि वो गरिमा को स्कूल से ला सके, लेकिन उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती। तभी वहां अजय आता है, जो अपने बेटे सनी को लेने स्कूल जा रहा होता है। वो परी को लिफ्ट ऑफर करता है, जिससे परी स्वीकार कर लेती है और बैठ जाती है। दूसरी तरफ रास्ते में परी और अजय सनी और गरिमा की दोस्ती के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर अजय गरिमा की कस्टडी को लेकर परी की चिंता समझता है। वो कहता है कि गरिमा अभी बहुत छोटी है और उसे अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो पूछता है कि रणविजय के पास कस्टडी होने के बावजूद परी ये सब कैसे मैनेज करेगी। तो परी इस पर बताती है कि उसने रणविजय को शांति निकेतन में इसलिए रखा है ताकि गरिमा उसके पास रह सके।
वो अजय से अपना डर साझा करती है कि वो नहीं जानती आगे क्या होगा, लेकिन वो गरिमा को रणविजय के भरोसे नहीं छोड़ सकती और उसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी करेगी। तो अजय उसे फिर भरोसा दिलाता है कि वो हर मुश्किल में परी के साथ खड़ा रहेगा और परी को जब भी जरूरत होगी वो उसे याद कर सकती है। इसके बाद अजय गाड़ी में म्यूजिक चलाता है और म्यूजिक में सैड सॉन्ग बजता है जो अजय और परी को उनके अतीत में ले जाता है। दोनों को अपनी शादी के वो दिन याद आते हैं। इधर परी को पछतावा होता है जब उसको याद आता है कि कैसे उसने गुस्से में अजय को बर्बाद करने और सड़क पर लाने की धमकी दे रखी थी। उसे याद आता है कि उसने अजय पर कितने झूठे इल्जाम लगाए थे। फिर इन कड़वी यादों से परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो अजय यह देखता है और बिना कुछ कहे उसे अपना रुमाल देता है। वो इशारे से फिर परी को मुस्कुराने के लिए कहता है और परी उसकी समझदारी देखकर मुस्कुरा देती है। अगले सीन में तुलसी परेशान हालत में ऑफिस के बाहर फोन कर रही होती है अंगद को। तभी नॉयना उसके पास आती है और सहानुभूति दिखाने का नाटक करती है। नॉयना कहती है कि वो जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसकी बातों में कड़वाहट छिपी होती है। नॉयना फिर कहती है उसे तुलसी की हालत देखकर बहुत दुख होता है। वो तुलसी को आईना दिखाती है कि तुलसी अपने बच्चों के लिए खुद को भूल जाती है और पूरी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन वही बच्चे उसको भूल जाते हैं और उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नॉयना उदाहरण देती है कि पहले परी ने बगावत की, फिर गौतम ने नफरत दिखाई और अब अंगद भी खिलाफ हो गया है। इसके बाद नॉयना तुलसी की परवरिश पर सीधा वार करते हुए कहती है कि पहले उसे लगता था कि तुलसी ने क्या शानदार परवरिश दी है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि असलियत क्या है। वो तंज कसती है कि गौतम करण से नफरत करता है और अंगद ऋतिक की दुश्मनी हो रही है। तो नॉयना इस पर सवाल करती है कि आखिर तुलसी कब तक इन टूटते रिश्तों को संभालेगी। तो इस पर तुलसी नॉयना को करारा जवाब देती है। वो कहती है कि वो वहां तक संभाल लेगी जहां तक नॉयना की सोच भी नहीं जा सकती। फिर तुलसी गर्व से कहती है कि यह उसकी औकात नहीं बल्कि एक माँ की ताकत है जिसे नॉयना कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि वो एक माँ नहीं है। जब नॉयना इधर कहती है कि अच्छा हुआ वो माँ नहीं बनी, वरना जिंदगी बच्चों को संभालने में बीत जाती, तो तुलसी जवाब देती है कि उसके बच्चे ही उसकी जिंदगी है और वो मरते दम तक उन्हें संभालेगी। वो नॉयना को समझाती है कि बच्चों को संभालना दिल का काम है, जबकि नॉयना दिमाग की खिलाड़ी है, इसलिए वो दिमाग वाले काम करे और दिल के मामले तुलसी पर छोड़ दे। इतना बोलकर तुलसी चली जाती है। इधर तुलसी के जाने के बाद नॉयना चिढ़कर कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस औरत की अकड़ कम नहीं हुई है। दूसरी तरफ रणविजय को शेयर्स देने की खबर सुनकर वृंदा बहुत नाराज होती है। वो अंगद के इस फैसले को पागलपन बताती है और कहती है कि अंगद ने उस गुंडे रणविजय पर भरोसा करके गलती की है। इधर तुलसी हर बार की तरह इसका दोष खुद पर लेती है और मानती है कि उसकी परवरिश में कमी रह गई, लेकिन वृंदा उसको समझाती है कि गलती अंगद की है, जिसने समझाने के बाद भी किसी की नहीं सुनी, चाहे वो परी का मामला हो या ऋतिक से दुश्मनी। वृंदा को फिर अंगद पर शर्म आ रही होती है। फिर वृंदा गुस्से में अंगद से बात करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन तुलसी उसको रोक लेती है। तुलसी फैसला करती है कि वो खुद अंगद से बात करेगी और पूछेगी कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है कि उसने अपने ही परिवार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसके बाद वृंदा तुलसी को बता रही होती है कि अंगद को हमेशा ये उम्मीद थी कि एक दिन परिवार उसे और वृंदा को वापस अपना लेगा और वे घर लौट आएंगे, लेकिन जब तुलसी ने खुद शांतिनिकेतन छोड़ दिया तो अंगद की ये उम्मीद भी टूट गई। इसी बातचीत के दौरान वृंदा गलती से तुलसी और मिहिर के डिवोर्स की बात को बोल देती है। तभी वहां सलोनी आ जाती है और डिवोर्स शब्द उसके कानों में पड़ जाता है। वो चौंक जाती है और हैरानी से पूछती है कि क्या सच में तुलसी और मिहिर काका का तलाक होने वाला है। तो इधर देव बात को संभालने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन तुलसी उसको रोक देती है और सलोनी से सच बोलने का फैसला करती है। वो साफ शब्दों में बताती है कि ये कोई मजाक नहीं है बल्कि सच है कि वो और मिहिर अब साथ नहीं है। ये सुनकर सलोनी को गहरा सदमा लगता है। उसे याद आता है कि सूरत में तो दोनों साथ थे, यानी परिवार ने उनसे झूठ बोला था। तो तुलसी उसको समझाती है कि वो सब एक नाटक था। वो सलोनी को जिंदगी की सच्चाई बता रही होती है कि कई बार रिश्तों में लोग अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और अब उसका और मिहिर का रास्ता भी अलग हो चुका है। तो इस पर सलोनी ये मानने को तैयार नहीं होती कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ होगा। तभी इधर देव अपनी शादी टूटने के डर से परेशान होता हुआ नजर आता है, लेकिन तुलसी उसको बाहर भेजकर सलोनी से अकेले में बात करने की पेशकश करती है। तो देव वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद तुलसी सलोनी को सच्चाई बताने लगती है कि वो और मिहिर 6 साल पहले ही अलग हो चुके हैं और वो तब से शांतिनिकेतन में नहीं रहती। सलोनी हैरान होती है कि सूरत में जो खुशी दिखी उनके बीच, क्या वो सब कुछ झूठ था। तो तुलसी कबूल करती है कि वो एक नाटक था, लेकिन वो नाटक जरूरी था। वो बताती है कि अगर ये नाटक वो नहीं करते तो बुजुर्गों की विरासत शांति निकेतन नीलाम हो जाती। वो कहती है अगर बापजी को तलाक के बारे में पता चलता तो वे घर बचाने की मोहलत कभी नहीं देते। तुलसी फिर समझाती है कि बाद में जब बापजी ने सलोनी और देव के रिश्ते की बात छेड़ी तो मजबूरी में उन्हें वो नाटक आगे बढ़ाना पड़ा। तुलसी फिर सलोनी को फैसला लेने की आजादी देती है कि वो अब सच जानकर जो चाहे फैसला कर सकती है। तभी उसी वक्त सलोनी को बापजी का फोन आता है। तुलसी उसे सच बताने की छूट दे देती है। तो बापजी इधर सलोनी की दबी हुई आवाज सुनकर पूछते हैं क्या वो परेशान है या वहां सब ठीक नहीं है। तो सलोनी एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर सच बताने के बजाय वो बापजी से वहां कुछ दिन और रुकने की परमिशन मांग लेती है। तो बापजी खुशी खुशी मान जाते हैं। फिर फोन रखने के बाद
तुलसी सलोनी से जब पूछती है कि उसने सच क्यों नहीं बताया, तो सलोनी एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है कि क्या देव के साथ उसका रिश्ता जोड़ना भी तुलसी की मजबूरी थी। तो तुलसी उसे तुरंत भरोसा दिलाती है कि देव और उसका रिश्ता किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे दिल से जोड़ा गया था। तो इस पर सलोनी कहती है कि उसके परिवार यानी कि बापजी मम्मी पापा ने उसे रिश्ता जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं, तो वो देव से रिश्ता नहीं तोड़ेगी। वो तर्क रखती है कि अगर उनकी शादी के बाद तुलसी और मिहिर अलग हो जाते तो क्या वो देव को छोड़ देती, नहीं ना। फिर सलोनी कहती है कि तुलसी और मिहिर का रिश्ता उनका निजी मामला है। वो कहती है कि उसके लिए सबसे बड़ी और मायने रखने वाली बात यह है कि मिहिर से अलग होने के बावजूद तुलसी आज भी उनकी तकलीफ में उनके और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सलोनी फिर वादा करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। तो उसकी इतनी बड़ी और समझदारी भरी बात सुनकर तुलसी भावुक हो जाती है और कहती है कि देव सच में बहुत नसीब वाला है जिसे सलोनी जैसी समझदार और दिलदार जीवन साथी मिली। इसके बाद तुलसी को शोभा का फोन आता है जो बताती है कि पापा को अस्पताल से घर ले आए हैं और सब कुछ अब ठीक है। लेकिन शोभा फिर कहती है कि पापा किसी की बात सुनते नहीं है, अगर माँ यहाँ होती तो अच्छा होता। तो तुलसी कहती है कि भले ही वो साथ नहीं है लेकिन शोभा तो वहां है। वो शोभा को हिदायत देती है कि मिहिर दवाइयों के मामले में लापरवाह है, इसलिए उनका ध्यान रखे। फिर फोन रखने के बाद सलोनी टिप्पणी करती है कि तुलसी को आज भी मिहिर काका की कितनी चिंता है। इस पर तुलसी एक बहुत ही अहम बात कहती है कि रिश्ता छूट जाता है बेटा, लेकिन आदत नहीं छूटती। दूसरी तरफ अंगद वृंदा पर भड़क रहा होता है। वो वृंदा को ताना मारता है कि वो बीवी है, कोई कलेक्टर नहीं जो उसे हर बात पर टोके। तभी इतने में तुलसी वहां आ जाती है और अंगद को अपनी पत्नी से बदतमीजी करने पर डांटती है। वो अंगद से फिर साफ कहती है कि उसने रणविजय का साथ देकर बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन अंगद अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो दावा करता है कि वो परिवार की मदद कर रहा है और जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे वो देख रहा है। फिर वो ऋतिक के खिलाफ जमकर जहर उगलता है। अंगद कहता है कि ऋतिक को बिजनेस का बी भी नहीं पता, वो डफर है और सब कुछ बर्बाद कर देगा। अंगद का मानना होता है कि ऋतिक ने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, न बिजनेस संभाल पाया, न पापा को और ना ही परी को बचा पाया रणविजय से। वो ऋतिक पर आरोप लगाता है कि वो परी के मामले में रणविजय के साथ मिला हुआ था और घर में नोयना आंटी का पल्लू पकड़कर घूमता था। फिर अंगद हद पार करते हुए कहता है कि उनका असली दुश्मन रणविजय नहीं बल्कि ऋतिक है। तो इधर अपने ही भाई के लिए इतनी नफरत और कड़वे शब्द सुनकर तुलसी का सब्र टूट जाता है और वो अंगद को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर थप्पड़ मारने के बाद तुलसी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या उसे अपना सगा भाई दुश्मन लगता है। वो अंगद को ताना मारती है कि अगर भाई दुश्मन है तो वो जाकर उसे मारे और जब इतना भी कम पड़ जाए तो वो अपनी माँ को भी खत्म कर दे। तो तुलसी का यह भयानक गुस्सा अंगद को चुप करा देता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।